दोस्तों नमस्कार। स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। जो भी भाई हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, एक लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। LPCBT2 के लिए बेसिक साइंस और ईडी का आज सेट नंबर 7 और 8 का डिस्कशन करवाऊंगा, जो SK झा सर के बुक से होगा। लगभग 50 प्रश्नों की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, तो कृपया मेरे साथ जुड़ करके अपनी परीक्षा की तैयारी में और एक नया अध्याय जोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेट नंबर 7 का प्रश्न संख्या 1। एक पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है तथा उसी गति से उछलता है। गति परिवर्तन होगा दोस्तों। गति में जो परिवर्तन होगा दोस्तों, जिस वेग से नीचे से ऊपर जाती है उसी वेग से नीचे आती है, तो जो गति हो जाएगा वो आपको -2u हो जाएगा दोस्तों। ऐसे दोस्तों जब हम त्वरण निकालते हैं तो u को दोस्तों बोलते हैं प्रारंभिक वेग और v को बोलते हैं अंतिम वेग बोलते हैं दोस्तों। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 2। ल्यूमेन निम्न में से किसकी इकाई है दोस्तों? ल्यूमेन जो होती है दोस्तों आपको ज्योति फ्लक्स की इकाई होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। और ज्योति तीव्रता जो है दोस्तों आपका उसका इकाई होती है दोस्तों कैंडेला। निम्नलिखित में से किस राशि में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं दोस्तों? जिस राशि में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं दोस्तों उसको हम सदिश राशि बोलते हैं दोस्तों। और सदिश राशि का यहाँ बता रखा है कि कौन कौन से उदाहरण दे रखे हैं। तो इसमें दोस्तों आपका वेग जो है आपका सदिश राशि है, क्योंकि यह निश्चित दिशा में तय की गई न्यूनतम दूरी होती है वेग। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। जबकि द्रव्यमान, गति और घनत्व ये दोस्तों सारे के सारे अदिश राशि हैं, जिसमें सिर्फ परिमाण होते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? मतलब जिसकी कोई बीमा नहीं है दोस्तों। जब मात्रक ही नहीं होगा दोस्तों तो उसका बीमा कैसे होगा दोस्तों? तो विकृति होता है दोस्तों, मतलब मूल लंबाई बटा विकृति की लंबाई, उसको हम विकृति बोलते हैं दोस्तों। स्ट्रेस बटा स्ट्रेन इक्वल टू विकृति होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऐसे और भी है, आवर्धन की भी बीमा नहीं होती है, अपवर्तनांक की बीमा नहीं होती है, और अपेक्षिक घनत्व की भी दोस्तों बीमा नहीं होती है दोस्तों। प्रश्न संख्या 5। तत्कालिक वेग और औसत वेग बराबर होते हैं दोस्तों कब? पूछ रहे तत्कालिक वेग और औसत वेग कब बराबर होते हैं? जब वस्तु में त्वरण शून्य होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 6। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति कैसी होती है दोस्तों? एक भीड़ भाड़ वाली जो सड़क होगी दोस्तों उस पर बस की जो गति हो दोस्तों असमान होगी। असमान जो गति होती है दोस्तों आपका मतलब कभी तेज चलेगी, कभी आपका धीमे चलेगी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों जो मधुमक्खी की जो गति होती है दोस्तों उस गति को हम यादृच्छिक गति बोलते हैं, और ये यादृच्छिक गति को हेनरी फिश ने खोज किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 7। एक वस्तु की संवेग किस पर निर्भर करती है? संवेग होता है दोस्तों P बराबर m/v होता है दोस्तों। तो द्रव्यमान और वेग जो पिंड होगा या जो वस्तु होगा उसके द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 8। जब समीपवर्ती कोण का योग 90 डिग्री होता है तो कौन सा कोण कहलाता है दोस्तों? जब कोण 90 डिग्री केवल हो, योग नहीं, सिर्फ 90 डिग्री हो तो समकोण कहलाएगा। अगर योग 90 डिग्री हो तो पूरा कोण कहलाएगा दोस्तों। समपूरा कोण बोलते हैं दोस्तों 180 डिग्री को दोस्तों। प्रश्न ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 9। यदि कोई बिंदु भूमि रेखा पर स्थित है तो GL पर सदैव उसका बनता है दोस्तों, भूमि रेखा पर जो स्थित है तो उसका बनता है उच्छेद बनता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 10। दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी दोस्तों? बल्ब जो है दोस्तों वो बल्ब की पावर किस प्रकार से है दोस्तों? कितने वाट की बल्ब है? अगर कम वाट का बल्ब है तो कम रोशनी देगी, श्रेणी क्रम में होगी तो ज़्यादा देगी। लेकिन अगर समानांतर क्रम में जुड़ी हुई है, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं,
ऑप्शन ए बोल रहा है। ऑप्शन बी बोल रहा है दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हैं, तो बोल रहा है कि बल्ब 1 में अधिक रोशनी देगी, बल्ब 2 में अधिक रोशनी देगी और बल्ब 3 में मतलब समान रोशनी देगी, और कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगर बल्ब की पावर ज़्यादा है और समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो बल्ब अधिक रोशनी देगी। ऑप्शन नंबर 2 सही है जवाब है। प्रश्न संख्या 11, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन पर किस पर आधारित होती है? डेजर्ट जो कूलर है दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 का, डेजर्ट कूलर जो होता है दोस्तों उसमें वाष्पीकरण शीतलन होती है दोस्तों, या घड़े में जो पानी ठंडी होती है वो भी आपका वाष्पीकरण के कारण शीतलन होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 12, सुमेलित करने के लिए बोल रहा है दोस्तों। जूल किसकी इकाई है दोस्तों? तो जूल एक प्रकाश की इकाई है दोस्तों, मतलब ए का आपका 3 हो गया। एम्पियर किसकी है? धारा का, तो बी का 1 हो गया दोस्तों। तो आपको एक ही से पकड़ा गया। ऑप्शन जो ए है दे रखा है दोस्तों उसमें ए का 3 और बी का 1 दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आगे और भी है सी, वाट जो है दोस्तों आपका सामर्थ्य, सामर्थ्य मतलब शक्ति का इकाई है। वोल्ट जो है दोस्तों आपका विभवांतर का ये है, और उष्मा जो है दोस्तों आपका कैलोरी का इकाई है दोस्तों। तो 3, 1, 2, 4, 5 इसका आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 13, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है दोस्तों? जो आपका पोटेंशियल है और काइनेटिक एनर्जी है उसके सम्मिलित रूप को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 14, यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p एवं द्रव्यमान m हो तो p एवं m पदों की गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो इसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा का जो मान होता है p²/2m निकाल देते हैं। संवेग से अगर गतिज ऊर्जा निकालना है तो p²/2m। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 15, जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थित ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है दोस्तों? या प्रत्यास्थित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है दोस्तों? तो स्प्रिंग को दोस्तों जब हम दबाएंगे या उसको फैलाएंगे तो हर कंडीशन में दोस्तों उसमें जो स्थितिज ऊर्जा है जो दोस्तों आपका पोटेंशियल एनर्जी आपका बढ़ जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 16, एक बंद मार्ग पर संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? एक जो बंद मार्ग है दोस्तों उस पर संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य न्यूनतम होता है दोस्तों, क्योंकि ये सीमित हो जाती है कि हम कितना बल लगाएंगे पता हो गया है, और अगर खुला है तो उस पर अधिक बल लगाने की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 17, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया है। जब यात्री खड़ा हुआ है दोस्तों तो उसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। अगर वो यात्री चलता फिरता रहता तो उसके द्वारा कुछ ना कुछ कार्य होती दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से किस स्रोत का भारत में बिजली उत्पादन सबसे बड़ा हिस्सा है दोस्तों? सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादन में भारत में कौन सा चीज़ का हिस्सा है? तो आपका तापीय ऊर्जा है दोस्तों। प्रश्न संख्या 19, जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री पर होता है? जल का अधिकतम जो घनत्व है दोस्तों आपको 4 डिग्री सी पर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। जब जल का घनत्व अधिकतम होगा दोस्तों तो आयतन निश्चित रूप से न्यूनतम हो जाती है, और आपका सेल्सियस से केल्विन में अगर जाना है तो C+273 कर देंगे हम, तो आपका आंसर केल्विन में तब्दील हो जाती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 20, गर्म पानी की थैलियों में जल का उपयोग किया जाता है, क्यों? तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता अधिक होती है दोस्तों, इसी कारण से जल को भी रेडिएटर में भी इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 21, निम्न में से किस धातु में अधिकतम तापीय चालकता होती है दोस्तों? अधिकतम तापीय धातु की चालकता जो हो जाएगी दोस्तों आपका चांदी की हो जाएगी दोस्तों। तो इसकी जो प्रतिरोधकता है दोस्तों आपका सबसे न्यूनतम हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा तापीय चालकता इसी में होती है, और ऊष्मा मतलब विद्युत का भी सबसे बड़ा सुचालक दोस्तों आपका चांदी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 22, जब गर्म पानी कांच के गिलास पर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है,
टूटने का मुख्य कारण दोस्तों जो है ना, वो उसमें कांच में अचानक सिकुड़न आ जाती है, क्योंकि कांच ठंडा होता है, उस पर गर्म पानी डालते हैं तो आप अपना आकृति को घटाने की कोशिश करता है, तो इसलिए कांच अचानक से सिकुड़ जाता है और वो टूट जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 23, किसी चालक का प्रतिरोध 100 ओम है तो उसकी चालकता कितनी हो जाएगी दोस्तों। जो प्रतिरोध जो है दोस्तों ना, चालकता का व्युत क्रमानुपाती होती है दोस्तों, तो 1/100 कर देंगे दोस्तों, तो 1/100 तो 0.01 महो हो जाएगी दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। R बराबर रो L/A हो जाता है दोस्तों, उस हिसाब से हम इसकी चालकता निकाल लेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 24, जब तार की लंबाई दोगुनी होती है तो एमीटर रीडिंग मतलब कितना से कम हो जाता है दोस्तों। तार की जो लंबाई दोगुनी हो जाएगी तो एमीटर की रीडिंग जो हो जाएगी दोस्तों आपका आधी हो जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 25, 8 समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध 48 ओम है। उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा यदि इसे समानांतर क्रम में जोड़ा जाए दोस्तों। तो 8 जो बोल रहा है दोस्तों समानांतर, तो 6 ओम की जो होगी दोस्तों हो जाएगी। तो 8 को जो अगर जोड़ देते हैं तो 1/6 जोड़ो 1/6 जोड़ो 1/6 जोड़ो 1/6 है, तो 8/6 हो जाएगा, तो फिर 6/8 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ये बोलता है 1/R1 1/R इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे करके हम समतुल्य प्रतिरोध निकालते हैं दोस्तों। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 26, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट में 0.75 एम्पियर की विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत धारा में बहने वाले विद्युत आवेश की मात्रा, तो Q बराबर दोस्तों होता है Q बराबर I/T। तो I का मान 0.75 इंटू T का मान जो दोस्तों 5 मिनट है उसको 300 सेकंड कर देंगे, तो दोस्तों आपका हो जाएगा 225 कूलम्ब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 27, ड्राइंग स्केच का फॉर्म किसी को भी लगभग व्यू के मानक प्रकार बता सकता है। दिखाए गए चित्र से व्यू का नाम बताइए दोस्तों। व्यू किस प्रकार का है दोस्तों ये आपका, तो आपका दोस्तों ये आइसोमेट्रिक व्यू है, मतलब सामने की जो भुजा दिखाई दे, आइसोमेट्रिक, ट्राईमेट्रिक, बायोमेट्रिक ऐसे होते हैं दोस्तों। तो ये सामने की भुजा दिखाई दे रही है तो आइसोमेट्रिक व्यू इसका हो जाता है दोस्तों। अगर ये पिरामिडल होता तो ट्राईमेट्रिक हो जाती दोस्तों। प्रश्न संख्या 28, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया है दोस्तों। विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण है दोस्तों उसका खोज किसने किया है, तो माइकल फैराडे ने दोस्तों किया है। और धारिता के बीच जो मात्रक है दोस्तों आपका फैराड होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थ को उनके प्रतिरोध के बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करता है दोस्तों। बढ़ते क्रम में दोस्तों जो प्रदर्शित करता है आपका चालक की सबसे ज़्यादा प्रतिरोध होती है, उसके बाद मिश्र धातु की होती है और फिर विद्युत रोधक की होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 30, फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। फ्यूज जो होती है दोस्तों किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है दोस्तों। क्योंकि ये अगर ज़्यादा ऊष्मा मिलेगी तो फ्यूज टूट जाती है और टूट करके हमारे जो घर में और भी कनेक्शन होते हैं उसके नुकसान होने से बचा देती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है दोस्तों। प्रश्न संख्या 31, पर्सनल कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न कचरे को क्या कहा जाता है दोस्तों। पर्सनल जो कंप्यूटर होता है उसका द्वारा उत्पन्न कचरा को हम दोस्तों ई कचरा बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है दोस्तों। प्रश्न संख्या 32, डीवीडी का अर्थ क्या होता है। डीवीडी डिजिटल वीडियो डिस्क होता है दोस्तों, ऐसे वर्सेटाइल डिस्क भी बोल देते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। एलईडी का होता है लाइट इमिटिंग डायोड होता है दोस्तों। और सीडी का होता है क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाता है दोस्तों। यूवी का अल्ट्रा वायलेट हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33, परमाणु में निम्न में से किस प्रकार का कण पाया। परमाणु में है जो दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होती है, प्रोटॉन के ऊपर
धन चार्ज होती है, और न्यूट्रॉन जो होता है दोस्तों आपका आवेशहीन होता है। और परमाणु का जो नाभिक होता है दोस्तों, उसमें आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर कक्षे में चक्कर लगाते रहते हैं दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रश्न संख्या 34 है, दो समान द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा का अनुपात 4:9 है, तो उनका वेग का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों। तो वेग का अनुपात अगर निकालना है दोस्तों, तो रूट अंदर कर देंगे 4 और रूट अंदर 9 कर देंगे। ऐसे गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ mv²। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब जाएगा दोस्तों, क्योंकि v² हाफ एम तो दोस्तों कॉमन हो जाएगा, और v1² जोड़ v2², तो v1 अनुपात v2 बराबर हो जाएगा दोस्तों रूट अंदर 4 और रूट अंदर 9। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 35 है, विद्युत तारों में लगी आग को बुझाने के लिए किया जाने वाला यंत्र है दोस्तों। विद्युत में जो आग लगेगी दोस्तों, उसमें हम आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, CCl4 का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों हम आग बुझाने के लिए विद्युत से। ये डी प्रकार की आग हो जाती है दोस्तों, विद्युत से जो लगी आग होती है उसको डी प्रकार की आग बोलते हैं। उसको डी प्रकार के ही फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाया जा सकता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 36, चित्र में प्रदर्शित पी जो है दोस्तों उसका नाम पूछ रहा है दोस्तों। पी जो है दोस्तों उसका नाम पूछ रहा है, तो दोस्तों एक अपना ये T² है। T² का वो ब्लेड है दोस्तों, जिससे हम एक प्रकार का क्षैतिज रेखा खींचते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है दोस्तों। और T² जहाँ स्लाइड करती है दोस्तों, उसको हम ड्राइंग शीट का बाएं छोर पे सेटल करते हैं। 0.4 mm का ये बोनी होता है, ये बोनी के ऊपर हमारा T² स्लाइड करती है दोस्तों। प्रश्न संख्या 37, मापनी 1 और 2 के रेशियो से आप क्या समझते हैं दोस्तों। मापनी जो है दोस्तों 1:2 का जो रेशियो है वो आपका दोस्तों रिड्यूसिंग साइज होती है दोस्तों, और लार्जिंग साइज होती है दोस्तों तो आपका 2:1 हो जाती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 38, स्केच बुक का प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों। स्केच बुक का प्रयोग जो होता है दोस्तों आपका किसके लिए किया जाता है, तो ट्रेसिंग के लिए किया जाता है दोस्तों स्केच बुक का प्रयोग। ऑप्शन नंबर है आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 39, किसी त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों। पहले ही दोस्तों बता रखा हूँ कि अगर एक कोण 90 डिग्री हो तो बाकी कोणें 30-60 हो सकती है, 45-45 भी हो सकती है, जो हमारा सेट स्क्वायर का एक आपका एंगल बिंदु भी है दोस्तों। तो इस तरह से आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 40, समचतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों। समचतुर्भुज का जो 4 कोण होगा दोस्तों आपका 360 डिग्री का हो जाएगा दोस्तों, और 360 डिग्री कितने होंगे दोस्तों, तो 4 समकोण के बराबर होंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। समचतुर्भुज दोस्तों एक आयत भी हो सकता है और एक वर्ग भी हो सकता है दोस्तों। तो आयत और वर्ग का जो चारों कोणों का योग होता है दोस्तों आपका 90-90 करके 360 डिग्री हो जाता है। तो इस तरह से 360 डिग्री 4 समकोण के बराबर हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 41, विस्तार रेखाएं एक दूसरे को काटती है या नहीं काटती है, ये पूछ रहा है दोस्तों। तो विस्तार रेखाएं दोस्तों एक दूसरे को कभी नहीं काटती दोस्तों। विस्तार रेखा को दोस्तों हम समानांतर रेखा के भी बोल देंगे, और समानांतर रेखा आपका 2 तरह की होती है। समानांतर रेखा एक आपका समानांतर होती है, एक तिर्यक भी समानांतर रेखा होती है जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42, किस व्यू में घन के तीनों फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं दोस्तों। किस व्यू में घन के तीनों फेस प्लेन के साथ समान कोण बनाते हैं दोस्तों, तो ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 43 है, पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है दोस्तों। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है दोस्तों वो उसका इकाई जो है दोस्तों आपका 1 बार होता है दोस्तों। 1 बार 76 mm होता है दोस्तों, 76 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। ऐसे मिली बार में भी हम आपका दाब को मापते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 44 है, किसी चालक तार से बहने वाली धारा ऊष्मा उत्पन्न करती है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए चालक इलेक्ट्रॉनों का एक दूसरे से संघटन होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी धातु के परमाणु का एक दूसरे से संघटन होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी धातु के परमाणु में
के आयन में ऊर्जा मुक्त होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका। चालक तार के चालन इलेक्ट्रॉन का परमाणु के साथ संघटन होता है दोस्तों। तो चालक जो तार है दोस्तों, उससे धारा इसलिए आती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है दोस्तों, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है, और धारा की प्रवाह दोस्तों आपका प्लस से माइनस की ओर होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 45, मापन प्रणाली का कार्य क्या होता है दोस्तों? मापन जो प्रणाली का कार्य क्या होता है दोस्तों? तो आपका मापन प्रणाली जो है दोस्तों आपका सूचना फलन भी करता है, नियंत्रक फलन भी करता है, रिकॉर्डिंग फलन भी करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 46 है, किसी स्केल के विस्तार को प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों। स्केल का जो विस्तार होता है मतलब उच्चतम सीमा और न्यूनतम सीमा बोल रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ये आपका परास भी कहते हैं दोस्तों। उच्चतम मान और न्यूनतम मान के बीच जो अंतर होता है उसको हम परास भी बोलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 47, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लीवर जो है दोस्तों आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका दोस्तों वो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 48, पेंच द्वारा किस प्रकार की गति में परिवर्तित किया जाता है दोस्तों? पेंच जो है दोस्तों हमारा वो किस प्रकार की गति में परिवर्तित करते हैं? तो घूर्णी गति। पेंच को हम या तो लेफ्ट टू राइट घुमाएंगे या तो राइट टू लेफ्ट घुमाएंगे, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तभी वो कस सकते हैं, या तो उसको हम ढीला कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 49, CNG। प्रश्न संख्या 49, CNG का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो CNG का फुल फॉर्म है दोस्तों आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और CNG जो है दोस्तों आपका तृतीय श्रेणी का आग पकड़ने वाली वस्तु है दोस्तों, जो हाईली फ्लेमेबल होती है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 49 का। प्रश्न संख्या 50, इस श्रृंखला का अंतिम एवं आखिरी प्रश्न सभी लोगों के लिए। तो अगर डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने भाई को सपोर्ट करेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 50, जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है दोस्तों। BOD बायो नॉमिनल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं दोस्तों। इस एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है दोस्तों। किस प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है? तो आपका जलीय वातावरण में पानी के अंदर कितनी ऑक्सीजन लेवल है उसके लिए आपका BOD एक संगठन बनाए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आज का सेट नंबर 7 का डिस्कशन समाप्त होता है। फिर से सेट नंबर 8 का प्रैक्टिस करवाऊंगा और उसे भी अपलोड कर देंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।